हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज़ेन एडू क्लासेस। और आज के सेशन में बच्चों हम लोग करने वाले हैं 16th की सेकेंड शिफ्ट के फिजिक्स के पेपर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड लेंथ d है और वो एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से बच्चों रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अपनी एक्सिस के एक्स एंड वाई एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज होती जाती है। ये साइड लेंथ जो है वो गिवन है डी स्क्वायर की, और अगर मैं इस पूरे लूप को इधर की तरफ वी नॉट वेलोसिटी से खींचने लग जाऊं, क्योंकि ये गिवन है वेलोसिटी इक्वल टू वी नॉट आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो पूरे लूप में कितना ईएमएफ होगा बच्चों, ये मुझे बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं चारों ये वायर्स में एक एक करके मोशनल ईएमएफ ही निकाल दूं और उन सब मोशनल ईएमएफ को ऐड कर दूं तो वहां से भी मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, एट एनी जनरल पोजीशन आई विल कंप्यूट द टोटल फ्लक्स इन दिस लूप एंड आई विल डिफरेंशिएट इट। डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईएमएफ के बराबर। लेकिन हम लोग ये आसान तरीका करते हैं, क्योंकि ये वायर जो है इसकी वेलोसिटी और लेंथ दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कोई छोटा भी एलिमेंट ले लोगे तो देयर विल बी नो मोशनल ईएमएफ। वी क्रॉस बी डॉट डीएल होता है ना, कोई भी दो वेक्टर एक डायरेक्शन में आए तो सब कैंसिल, जीरो। इसमें भी कुछ नहीं होगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये डिस्टेंस अगर x है तो इसमें मोशनल ईएमएफ होगा किस डायरेक्शन में होगा, देखो वेलोसिटी v क्रॉस b, b अंदर की तरफ है, v क्रॉस b ऊपर की तरफ पॉजिटिव आ रहा होगा, ऐसा कुछ पॉजिटिव आ रहा होगा। और इसकी वैल्यू इस वाले में मोशनल ईएमएफ लेफ्ट वाले में E1 विल बी इक्वल टू BVL, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। x की जगह x ही रखना है तो ये हो जाएगा BVL, दैट इज B नॉट x बाई a, वेलोसिटी v नॉट इंटू लेंथ इज इक्वल टू d। ये इतना हो गया। इस वाले में देखो तो v क्रॉस b अगेन इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से, है ना। यहाँ पे ईएमएफ E2 है मान लो, तो E2 विल बी इक्वल टू अगेन BVL, है ना। बस b की जगह अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की जगह हमारा ये डिस्टेंस होगा x प्लस d, है ना। तो यहाँ पे B नॉट बाई a v नॉट d इंटू एक्स की जगह अब हम लिख देंगे x प्लस डी। और एक्चुअल में बच्चों जो नेट ईएमएफ आएगा वो, चूंकि देखो एक लूप में जा रहे हो तो इधर माइनस से प्लस, इधर प्लस से माइनस, तो नेगेटिव करना पड़ेगा एक को। तो इस वाले को E1 को हम नेगेटिव कर दें तो नेट ईएमएफ इन दिस लूप विल बी E2 माइनस E1 एंड दैट विल बी इक्वल टू, देखो x प्लस डी माइनस, यहां से x करोगे तो x वेरिएबल पार्ट कैंसिल होगा, व्हाट यू विल गेट B नॉट वी डी स्क्वायर बाई ए। इस तरह का आपको कुछ मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। शायद क्वेश्चन में ऐसा था कि यहाँ वाला जो a था और ये वाला a जो था, ये वाला d जो था वो सेम थे, तो अगर वो सेम होंगे तो डी स्क्वायर बाई ए विल बी बिकम a या d, जो भी गिवन होगा। बट तरीका बच्चों क्वेश्चन करने का यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा गया है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ 20 मिनट है और उसको 33% डिके से 67% डिके में, है ना। 33% का मतलब है कि 1/3 डिके हो चुका है, बचा कितना है 2/3। तो पहले कितना बचा था, 2/3 बचा था, है ना, 2/3 बचा था। और बाद में कितना बचा हुआ है, मतलब 67% डिके हो चुका, तो बचा कितना, 1/3 बचा है ना। तो बेसिकली 2/3 से 1/3 रेशियो में आना है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पहले अगर n थे तो बाद में कितने हो गए, n/2 हो गए, हाफ ही तो हो गया, 2/3 से 1/3 बेसिकली हाफ हुआ है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो ध्यान से, क्या पूछ रहा है कि एक सैंपल था जो हाफ हो गया, कितने टाइम में होगा, और इट इज गिवन कि हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज 20 मिनट। तो यही तो पूछा हुआ है, बस इतना ही करना था, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना था। द आंसर इज इक्वल टू 20 मिनट, है ना। बस इस लैंग्वेज को थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करते तो आंसर इस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट डज इट मीन फॉर हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन सुबह वाली शिफ्ट में भी था, इसमें भी आ गया कि एक कैपेसिटर है और इसका जो है विड्थ, बेसिकली कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है एंड एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। अच्छा,
ओके, अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, ये दो बार आ गया, in a capacitor of distance 1 meter and area 2 meter square. So basically area of the plates is 2 meter square and width of the dielectric is 0.5 meter. तो basically आधा distance इसका dielectric से हमने भर दिया. कैपेसिटेंस x टाइम्स एप्सिलॉन नॉट है, तो ये 0.5 मीटर का पार्ट जो है इसमें एयर है और 0.5 मीटर का पार्ट जो है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.2 है ना, 3.2. अब इसमें मुझे बताना है कि टोटल कैपेसिटेंस इस सिस्टम का कितना होगा. तो मैं दो अलग अलग कैपेसिटर मान लूंगा. यहाँ एयर वाले को मान लूंगा कि इसका कैपेसिटेंस है C. तो इसका कितना हो जाएगा, देखो डायमेंशंस आर गोइंग टू बी सेम, एरिया सेम है, बीच की विड्थ यहाँ भी 0.5, यहाँ पे भी 0.5. तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक अगर हो तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/2. तो इस वाले पार्ट का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 3.2 C हो जाएगा, सिंपल है ना. ये C की वैल्यू कितनी होगी वो भी निकाल लेंगे. C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एरिया इज 2 डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस इज अगेन 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/D, तो वो भी ऊपर चला जाएगा 2. तो 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट C है. और ये C एंड 3.2 C आपस में कैसे हैं, ये लगे हुए सीरीज में है ना, ये सीरीज में है. तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C, कॉमन ले लो तो 1 + 1/3.2. अब इसको सॉल्व कर लो अगेन है ना, तो कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C, यहाँ पे आएगा जो भी 3.2 नीचे तो उसको उल्टा करना है, 3.2/4.2 इंटू C की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, C की वैल्यू आ जाएगी 4. अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो. C की जगह आपको यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है, C विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो 4 तो लिख दिया, ये एप्सिलॉन नॉट लिख दो. दिस वैल्यू इज इक्वल टू x. ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, x के बराबर है. इस x की वैल्यू आपको निकालनी है, आप सॉल्व करोगे बड़े आराम से हो जाएगा. तो इसका क्वेश्चन का आंसर बच्चों जो आ रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से सॉल्व करके. अगेन अब इस वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें है an electron is moving in a magnetic field, what will be the work done by magnetic force. तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है. The magnetic force is always perpendicular to the velocity vector. फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. अब V क्रॉस B जो होगा वो V के तो परपेंडिकुलर होगा ही. तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी, और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, उसका वेलोसिटी के साथ डॉट निकालोगे तो 0 आ जाएगा. तो पावर 0 है, मतलब किसी भी टाइम पे हमेशा वर्क डन 0 होता है. द पार्टिकल ऑलवेज मूव्स perpendicularly to the direction of force applied by the magnetic force. That means the work done is always going to be 0. तो ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल भी सवाल था, इसको आप कर भी चुके हो अच्छे से. चलिए अब इसमें देखते हैं. द हीट डिसिपेशन अक्रॉस अ रेजिस्टर R इज 500 जूल. ठीक है, 1.5 एम्पियर इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस फॉर 20 सेकेंड. 20 सेकेंड के लिए इतना 1.5 एम्पियर की करंट को पास कराया गया एक रेजिस्टर R से. व्हाट विल बी द हीट जनरेशन इफ 3 एम्पियर करंट इज पास्ड अक्रॉस द सेम रेजिस्टर फॉर द सेम टाइम. ठीक है, अच्छा अब ये पावर जो होती हीट वाली है ना, वो होती I² R थ्रू अ रेजिस्टर. तो रेजिस्टेंस तो सेम है, व्हाट वी आर चेंजिंग इज वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द करंट. 1.5 से 3 कर दी, डबल कर दी. तो अगर मैं करंट को डबल कर दूंगा तो पावर क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर है ना. पहले कितनी पावर थी, 500 थी. तो बाद में जो पावर हो जाएगी P डैश, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स P, और वो बन जाएगा कितना, 2000 जूल. अब 2000 जूल से हीटिंग हो रही है 20 सेकेंड के लिए, तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू P डैश मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट मींस 2000 into 20, दैट विल बिकम 4 into 10⁴. अच्छा यहाँ पे जूल में बच्चों दिया हुआ है, why is it given in joule? So heat dissipation, rate of heat dissipation must be this much, right? या 20 सेकेंड में इतना हीट हुआ ये बोला गया है. तो पहले केस में भी ये हीट ही है, अगर इसको जूल लेके चलेंगे तो हमें हीट ही कंसीडर करना पड़ेगा. तो पहले केस में जो हीट था दैट वाज 500
जूल बाद के केस में जो हीट हो जाएगा, बिकॉज द टाइम इज सेम, 20 सेकेंड ही बात हो रही है, तो जितने टाइम्स पावर करोगे उतने टाइम्स हीट हो जाएगी, तो हीट विल बी 4 टाइम्स एच। सो ये नहीं करना है आपको, इसकी जगह 4 टाइम्स एच कर दो, 500 इंटू 4, दैट विल बिकम 2000 जूल। तो डिपेंडिंग अपॉन ये क्वेश्चन जिस तरह के से आया होगा वही करना है। करने वाली चीजें सिंपल ही है ना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, आंसर इसका 2000 ही है। हाँ, तो यही पार्ट करना था। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगेन मॉडर्न फिजिक्स का, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस से किया गया, चार्ज भी दोनों के सेम ही है मैग्नीट्यूड में, तो सेम काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब है ना। ई वी या क्यू वी जो होता है उतनी ही, जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस इसको दे रहे हैं वही काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम चार्ज है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। ठीक है, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें पता है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू एच बाई मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम उल्टा चला जाएगा, तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मोमेंटम को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये दो चीजें हैं, यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी सेम टू सेम, तो बेसिकली व्हाट यू विल गेट हियर फ्रॉम मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका अंडर रूट निकालना है। मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1860:1 गिवन है, तो बेसिकली आंसर इज रूट ऑफ 1860। अब रूट ऑफ 1860 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43 के आसपास आनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। ये आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट देख लेना व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दैट, है ना। तो 40 से तो बड़ा होगा, इसमें जो आंसर है ये बी और सी में से ही एक आ जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। कार्नोट साइकिल का अगेन एक फॉर्मूला ही आपको पता होगा, इफिशियंसी फॉर द कार्नोट साइकिल इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2। इनमें से दो में से एक टेम्परेचर बच्चों गिवन है कि जो टेम्परेचर है सोर्स का वो इतना है, सिंक का बताना है आपको। ठीक है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इज 60%, तो यहाँ लिखो 60% या 0.6 इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2, 1 माइनस T1 बाई T2। ठीक है, तो सिंक का टेम्परेचर निकालना है आपको, ये T1 की वैल्यू पता है, बस ध्यान रखना है कि ये सेल्सियस में नहीं यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है, इसको यूज करना है आपको केल्विन में। तो 127 डिग्री विल बिकम 400 केल्विन। यहां से आप 400 उठा के रखो, तो 1 माइनस 0.6 विल बिकम 0.4 and that will become equal to 0.4 will be equal to T1, that is 400 divided by T2, है ना। यहां से सॉल्व करोगे तो बच्चों T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 by T2, 400 by 0.4, that will become 1000। ठीक है, केल्विन। This is going to be the answer. Okay, so अच्छा 160 केल्विन आ रहा है बच्चों, 160 केल्विन। अच्छा, यहाँ पे हमने एक गलती करी है कि फॉर्मूले में एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि यहाँ पे उल्टा रख दिया। यहाँ पे T1 बाई T2 में ऊपर वाले पार्ट में, ध्यान रखना बच्चे, सिंक का टेम्परेचर नीचे जाएगा, तो ये वाले पार्ट में हमें यहाँ पे गलती कर दी। एक्चुअली T2 वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में आएगा 400 और ऊपर वाले पार्ट में आएगा T1। तो यहाँ से T1 की वैल्यू जो हो जाएगी, सिंक का जो टेम्परेचर हो जाएगा, दैट विल बी 400 इंटू 0.4, दैट इज 160 केल्विन। ये आंसर बच्चों आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। There are two species A and B with half-lives 54 and 18 minutes respectively. एक का half life 3 times है दूसरे से, सीधा डेटा देखते ही। The time after which the concentration of A is 16 times that of B. अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए शुरुआत वाला पार्ट कितना है। तो शुरुआत वाला पार्ट सेम मानते हुए चलना है हमें कि अगर दोनों के हमारे पास A and B के सेम नंबर्स थे, सेम नंबर से किसी टाइम के बाद बोला जा रहा है कितने टाइम के बाद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल बी 16 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, है ना।
तो अगर b का x बचा है हमारे पास, तो a का हमारे पास जो बचा हुआ है वो 16x बचा हुआ है, ये चीज कही जा रही है। और हाफ लाइफ जो बच्चों हैं वो हाफ लाइफ a की है 54 मिनट, 54 मिनट, और इसकी है 18 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, इस तरह का आपको हाफ लाइफ दे रखी है। तो अब यहां से देखो सॉल्व करने में कि ए वाले की हाफ लाइफ बड़ी है तो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता है तो ज्यादा बचा रहेगा, बी वाला थोड़ा कम बचा रहेगा। इस तरह से 18 मिनट के बाद 18 मिनट के बाद वो हाफ होता है, ठीक है, और ये जो है 54 मिनट के बाद हाफ होता है। तो अगर आप 54 मिनट में देखो, सिर्फ 54 मिनट के अंदर में आप देखो, ये मैं क्लू क्यों ले रहा हूं, मैं सीधे फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूं, लॉगरिथमिक वाले तरीके से कुछ भी सॉल्व नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज आई सी वन थिंग हियर, दैट 16 पार्ट इज देयर विच इज 2 रेज़ टू द पावर 4। तो बेसिकली ये पार्ट मुझे कुछ आइडिया दे रहा है कि ये हाफ लाइफ के ही अंदर में मामला निपट जाने वाला है। एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली एक हाफ लाइफ जब होता है इसकी वैल्यू हाफ बचती है, इसकी वैल्यू हाफ बनती है, उतने ही देर में ये n था, एक हाफ लाइफ के बाद ये बचेगा n/2, और सेम टाइम में मतलब 54 मिनट के अंदर में इसके 3 हाफ लाइफ हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे तो ये कितना बचेगा, n/2 की पावर 3 दैट इज n/8 बचेगा। अब रेशियो कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। क्या यही काम एक बार और कर दें, यही काम एक 54 ईयर का टाइम इंटरवल और ले लेते हैं, 54 मिनट्स का, सॉरी 54 मिनट्स के टाइम के बाद ये कितना बचेगा, n/4 बचेगा। ये कितना बचेगा, इसके 3 हाफ लाइफ और हो गए, तो 1/8 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो n/8 इंटू 1/8 दैट विल बिकम n/64। आप ध्यान से देखो यहाँ पे रेशियो दोनों का कितना आ रहा है, 1/4 इज टू 1/64 इज 1/16 इक्वल टू 16, और वही चीज आपको दी हुई थी। तो बेसिकली 2 हाफ लाइफ हमने देखी इसकी, एक ही तो आंसर आ गया। 2 हाफ लाइफ में टोटल टाइम कितना लगा, 108 मिनट, है ना। तो जस्ट नंबर देख के ही आपको आइडिया लगता है कि कैसे कर लेना चाहिए। तो आंसर इज 108 मिनट, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम एज दैट ऑफ द आउटसाइड मटेरियल इज। अच्छा बच्चों, अब इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का क्या जानना क्या चाह रहा है, ये मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू है, ये जो ग्लास लिया आपने लेंस का उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, म्यू है, ठीक है। तो कितना इसका फोकल लेंथ आएगा, तो फोकल लेंथ के बारे में क्यों सोचना, ऐसे लाइट की रेज जा रही है हर जगह, अगर सेम ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मुड़ेगी नहीं ना, मुड़ेगी नहीं तो मतलब पैरेलल से आने वाली रे जहां मुड़ती है उस जगह पे आप बोलते हो, जहां फोकस करती है उस जगह को बोलते हो फोकस पॉइंट, और वो जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होता है। यहाँ पे रे कहीं नहीं मुड़ रही तो हम बोलेंगे कहाँ मुड़ेगी जाके, कहाँ फोकस होगी, इनफाइनाइट पे, तो फोकल लेंथ विल बी इनफाइनाइट। आप चाहो तो कॉन्सेप्चुअली ऐसे सोच सकते हो, चाहे तो लेंस मेकर फॉर्मूला याद हो ना, म्यू बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग, है ना, वो वाली चीज सेम लगाओ तो -1 आता ना, तो उससे भी फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 0 बन जाएगा, दैट मीन्स f विल अप्रोच टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां से भी ये क्वेश्चन इस तरह से हो रहा है। अब बड़े ही कैसे कैसे भी क्वेश्चन आए हैं आपको डायरेक्ट डेटा वाले, रेड एंड वॉयलेट लाइट। अच्छा लाइट्स हैं, इसमें क्या क्या चीजें सेम होगा, देखो वेवलेंथ तो सेम नहीं होगी, कलर ही हम अलग अलग बोलते हैं कि वेवलेंथ से होती है, ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ होगी, तो सेम वेवलेंथ वाले तो उड़ाओ पहले, ये तो होना नहीं है। तो क्या होते हैं इनके, डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं, बट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी सेम होगी क्या, स्पीड दोनों की है कि नहीं सेम, इज स्पीड सेम फॉर बोथ ऑफ द लाइट्स। ऐसा होता है क्या कि लाइट सोर्स से आपने लाइट जलाई, रेड वाली पहले आ गई, वॉयलेट वाली पीछे आ रही है, मतलब एक्चुअली होगा भी, डिफरेंस तो बहुत कम आएगा, बट the velocities are going to be same, so velocity v equal to क्या होती है, frequency times lambda, ठीक है। और अगर वैक्यूम में चल रहे हैं तो चाहे रेड हो चाहे वायलेट हो चाहे जो भी कलर हो, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी c इज गोइंग टू बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, लैम्डा तो पता ही डिफरेंट है, तो f हैज टू बी डिफरेंट, है ना, तो दिख रहा है ना, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेवलेंथ, c इज गोइंग टू बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक छोटू सा मास है m, जिसका मास कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम का मास एक 5.99 kg के बड़े से ब्लॉक को जाके हिट करता है, हिट करके द होल सिस्टम, पहले तो ये चिपक जाता है, दैट मीन्स द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक लिखा हुआ है,
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन चिपक के कितना ऊपर मैक्सिमम उठता है, दैट इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, इसीलिए वहां पे दिया उसने 9.8 सेंटीमीटर। इतना ऊपर उठ के चला जाता है, उठ के पूरा सिस्टम गया, तो वी आर कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग टू बी लार्ज इनफ। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से बड़ी है ना। ऐसे वाले केस हम नहीं ले रहे हैं कि ऊपर पहुंच के 10 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया और यहाँ पे अब प्रोजेक्टाइल बना के निकलेगा। अगेन वी आर नॉट यूजिंग ऑल दैट कंसिडरेशंस। तो हम मान के चल रहे हैं अभी पेंडुलम टाइप ही नीचे ही पहुंच पाया, दैट मीन्स मैक्सिमम अपने हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों रहेगी सारी की सारी, काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो। तो बेसिकली 10 सेंटीमीटर ऊपर ले जाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब जो भी है एम डैश बोल लेते हैं, एम डैश जी एच। कोलिजन के बाद आफ्टर द कोलिजन लेट्स से द वेलोसिटी हैज बिकम वी डैश। तो जितना भी ये पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ एच, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रखेंगे हम लोग, वो सारा कहां से आया था, काइनेटिक एनर्जी से। तो हाफ एम डैश वी डैश का स्क्वायर, एम डैश कैंसिल हो गए, वी डैश की वैल्यू रूट ऑफ 2 जी एच आ जाएगा, रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू एच की वैल्यू अगेन 9.8 सेंटीमीटर है, तो 9.8 इंटू 10⁻⁻² कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो 9.8 इंटू 2/100 या नीचे में √50 आ जाएगा, नीचे में √50 आ जाएगा, जिसको 5√2 भी लिख सकते हैं। इतनी वेलोसिटी हुई होगी, ठीक है, √2 GH के बराबर की वेलोसिटी हुई होगी। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, अब इनिशियल वेलोसिटी हमें बताना है इसकी, इस वाले ब्लॉक की। तो अब हम कैसे निकाल लें, मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लें। तो पहला मास जो था हमारे पास, वो छोटा मास कितना था, 10 ग्राम का था। तो 10 ग्राम इज 10⁻⁻², मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सिस्टम का। दोनों चिपक गए, और दोनों चिपकने के बाद जो है हमारा 10 ग्राम और 5.99 kg विल बिकम बेसिकली एग्जैक्टली 6 kg, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू फाइनल वेलोसिटी ये वाली आ रही है 9.8 बाई √50 विच इज 5√2, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। यहां से v की वैल्यू आप लोग सॉल्व करो तो कितनी आ रही है, 6 इंटू 980 बाई 5√2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा बच्चों, 12। तो 12 बाई 10√2, 10 तो यहां से एक जीरो से उड़ा देंगे, नीचे में बच रहा है √2। सो 98 इंटू 12 बाई √2, द आंसर इज एक्चुअली कमिंग इन टर्म्स ऑफ रूट्स। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन से चेक करने की जरूरत बच्चों पड़ेगी कि कैसे इसको आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है। यहां से क्लोज देख लेते हैं, किसके क्लोज आंसर आ रहा, 100 इंटू 12 अप्रोक्सीमेटली 1200 बाई 1.4, तो 800 के आसपास आना चाहिए, समथिंग बिटवीन 8, मतलब ये क्लोज ही है। तो अब ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि किसके आसपास आंसर आपका आ रहा होगा बच्चों। सो दिस इज ऑल फॉर यू। जितने क्वेश्चन हम लोगों को मिले अभी तक उतने हम लोगों ने सॉल्व किए। आगे आप लोग के और क्वेश्चंस आप हों तो आप हमें भेजो, तो हम उसको सोल्यूशन भेज देंगे। थैंक यू ऑल।